नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुबोध और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल अरुणोदय में। दोस्तों, हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास में पढ़ रहे हैं द्विवेदी युग को। और द्विवेदी युग में हम लोगों ने दो बड़े कवियों को पढ़ लिया है, जिनमें से एक बहुत बड़े साहित्यकार, द्विवेदी युग के ही नहीं पूरे हिंदी साहित्य के बहुत बड़े साहित्यकार मैथिली शरण गुप्त को, और दूसरे बहुत बड़े साहित्यकार तो नहीं लेकिन बहुत बड़ी साहित्यिक चेतना के व्यक्ति महावीर प्रसाद द्विवेदी को। इन दोनों लोगों को हम लोगों ने पढ़ लिया और उसी क्रम में हम लोग कवियों को पढ़ रहे हैं। आज इस क्लास में हम दो कवि और पढ़ने वाले हैं जो द्विवेदी युग के ये भी बहुत बड़े कवि हैं। एक हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध और दूसरे हैं श्रीधर पाठक। आज की क्लास में हम इन दोनों कवियों को पढ़ने वाले हैं, इनकी विशेषताएं, इनकी रचनाएं और इनके बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। तो हरिऔध का जन्म हुआ था 15 अप्रैल 1865 को और इनका निधन हुआ था 16 मार्च 1947 को। अगर हम बात करें कि हरिऔध का जन्म स्थान क्या था, तो इनका जन्म स्थान निजामाबाद आजमगढ़ में इनका जन्म हुआ था। ये जो है 2 बार हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति रहे। अब ये हिंदी साहित्य सम्मेलन क्या है, ये बड़ी जान लेने जैसी चीज है, इसीलिए मैंने आपको जो है थोड़ी सी बातें इसके बारे में लिख दी हैं ताकि आपको पता चल सके कि हिंदी साहित्य सम्मेलन है क्या। तो हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा 1910 में की गई थी और इसका जो मुख्यालय है वो प्रयागराज में है और इसके जो प्रथम सभापति थे वो मदन मोहन मालवीय जी थे। और सबसे विशेष बात यह है कि जो रचनाओं के लिए, हिंदी साहित्य की रचनाओं के लिए मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया जाता है, जो मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया जाता है वो सम्मान निधि इसी संस्था के द्वारा दी जाती है, यानी हिंदी साहित्य सम्मेलन के द्वारा दिया जाता है। तो ये चीजें आपको समझ में आई। अब हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। इनके कुछ उपनाम हैं, उनको देख लेते हैं। जैसे इनको जो है कवि सम्राट कहा जाता है, इनको खड़ी बोली का प्रथम महाकवि कहा जाता है, गणपति चंद्र गुप्त ने इनको जो है, तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। और मालवीय जी के आग्रह पे ये जो है बीएचयू विद्यालय में अवैतनिक शिक्षक के रूप में भी नियुक्त रहे। अब हम बात करेंगे इनकी रचनाओं के बारे में। तो एक रचना हम लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता है इनकी, प्रिय प्रवास, जिसका जो प्रकाशन वर्ष है वो 1914 में है और ये इनका महाकाव्य है। अब इनकी हम लोग बात करेंगे पहले काव्य रचनाओं के बारे में। इस पेज पे हम लोग बात कर लेंगे इनकी काव्य रचनाओं के बारे में और इससे आगे वाले पेज पे इनकी काव्य रचनाओं के बारे में क्या क्या प्रमुख है, किस रचना के बारे में कौन से प्रमुख तथ्य हैं, उनको देखेंगे। तो 1882 में इनकी पहली काव्य रचना का प्रकाशन होता है, नाम है कृष्ण शतक। 1899 में रसिक रहस्य है, 1900 में प्रेमांधु बारिद है और 1900 में ही प्रेम प्रपंच है, 1901 में प्रेमांबु प्रश्रवण है, 1901 में ही प्रेमांबु प्रवाह है, 1904 में प्रेम पुष्पहार है और 1924 में चुभते चौपदे है और 1925 में पद्य प्रसून है, 1927 में पद्य प्रबोध है और इनकी बेहद महत्वपूर्ण रचना 1938 में रस कलश है। वैदेही बनवास जो है 1940 में है, चौखे चौपदे 1932 में है, कल्पलता 1937 में है, पारिजात जो है वो 1937 में है और हरिऔध सतसई इनकी जो है एक काव्य रचना है। तो ये इनकी जो है काव्य रचनाएं हो गई। प्रत्येक रचना बेहद इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक रचना के बारे में कभी न कभी किसी न किसी परीक्षा में आपसे पूछा जाता रहता है, तो आपको सारी रचनाएं याद रखनी है। 2 से 3 बार जब रचनाओं को पढ़ेंगे तो चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। रटने से एक बेहतर विकल्प है कि चीजों को आप 2 से 3 बार पढ़ें तो वो आपके मस्तिष्क में बनी रह जाती हैं। रटी चीजें भूल जाती हैं, तो इनको एक साथ नहीं रटना है। क्या करना है कि 1 बार, 2 बार, 3 बार पढ़ना है, फिर चीजें आपके मस्तिष्क में आराम से सेफ रह जाएंगी। अब हम लोग बात करेंगे इनके उपन्यासों के बारे में। तो इनका ठेठ हिंदी का ठाठ जो है वो 1899 में है और इनका जो अधकिला फूल है वो 1907 में है। तो ये दोनों उपन्यास याद रखने हैं।
ठेठ हिंदी का ठाठ 1899 और अध किला फूल 1907 और बेनिस का माका इनका जो है अनुदित उपन्यास है। इनकी अपनी एक आत्मकथा भी है, नाम है इतिवृत्त, और इन्होंने एक आलोचना लिखी हिंदी भाषा और साहित्य का विकास, इसको भी आप लोग याद रखें। और इनकी इस आलोचना का प्रकाशन 1930 में हुआ था। इनके दो नाटक हैं, रुक्मणी परिणय और प्रद्युम्न विजय व्यायोग। ये दोनों नाटक आपको याद रखने हैं और ये दोनों नाटक कृष्ण के जीवन से संबंधित नाटक हैं। तो ये चीजें याद रह जाएंगी, ये इनकी रचनाएं हो गई। अब हम लोग बात कर लेते हैं इनकी रचनाओं के बारे में जो प्रमुख तथ्य हैं। जैसे हमने सबसे पहले देखा इनका जो महाकाव्य है प्रिय प्रवास, जिसका रचना काल है 1914 ईस्वी। इस महाकाव्य में श्री कृष्ण के बाल्यावस्था से लेकर मथुरा गमन तक की घटनाओं का वर्णन है। और ये जो है इनका जो महाकाव्य है, इसको खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य का गौरव प्राप्त है। यानी हरिऔध का 1914 में जो प्रिय प्रवास है वो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है और हिंदी का प्रथम नायिका प्रधान भी महाकाव्य है। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है, प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य होने के साथ साथ हिंदी का प्रथम नायिका प्रधान महाकाव्य भी है। अगर हम बात करें कि ये कितने सर्गों में विभाजित है, तो प्रिय प्रवास में कुल सर्ग 17 हैं और राधा कृष्ण को लोक सेवक के रूप में इस महाकाव्य में प्रस्तुत किया गया है। ये प्रश्न एक बार नेट जेआरएफ की परीक्षा में आपसे पूछा जा चुका है। ये चीज आपको याद रखनी है कि इस महाकाव्य में राधा कृष्ण को लोक सेवक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसका जो पहले नाम था वो ब्रजांगना बिलाप था। इसका जो पूर्व शीर्षक था वो ब्रजांगना बिलाप था। उसके बाद ब्रजांगना बिलाप को बदलकर हरिऔध ने प्रिय प्रवास कर दिया। और इस रचना में जो है मंगलाचरण नहीं हुआ है, इसमें राधा को लोक सेविका के रूप में चित्रित किया गया है। रामचंद्र शुक्ल कथा क्षीणता और घटनाओं के अभाव के कारण इसको महाकाव्य की श्रेणी में रखना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन हालांकि रामचंद्र शुक्ल के कहने से कुछ विशेष फर्क नहीं पड़ा, इसको जो है सर्वमान्य मत के रूप में महाकाव्य की श्रेणी में ही रखा जाता है। क्योंकि रामचंद्र शुक्ल की जो महाकाव्य वाली जो दृष्टि थी वो रामचरितमानसी दृष्टि थी। उनको लगता है कि महाकाव्य हो तो रामचरितमानस जैसा हो पूरी कहानी। इसीलिए रामचंद्र शुक्ल कई बार कामायनी को खारिज करते हैं, रामचंद्र शुक्ल कई बार साकेत को खारिज करते हैं। तो रामचंद्र शुक्ल की वो तुलसीदास वाली दृष्टि हरिऔध के प्रिय प्रवास को भी खारिज करती है। लेकिन ये जो है महाकाव्य की श्रेणी में ही हिंदी में इसका स्थान है। और इस रचना का जो मूल संदेश है वो निष्काम प्रेम है और इस रचना के लिए मंगला प्रसाद पारितोषक भी इनको दिया गया। महाकाव्य में राधा के विरह का जो वर्णन है वो चतुर्थ सर्ग में किया गया। 17 सर्ग हैं और 17 सर्ग में चौथे सर्ग में जो है राधा के विरह का वर्णन किया गया है। उसके बाद अब हम लोग बात करेंगे वैदेही वनवास की। तो 1940 में ये इनका प्रबंध काव्य है और ये एक करुण रस प्रधान इनकी रचना है। इसमें सर्ग कितने हैं, तो इसमें कुल 18 सर्ग हैं, तो आपको याद रखना है। प्रिय प्रवास में कितने सर्ग थे, 17, और इसमें कुल कितने सर्ग हैं, 18। तो ये चीज भी आप लोग याद रखेंगे तो बेहतर होगा। और ये जो है वाल्मीकि रामायण पर आधारित इनका महाकाव्य है। अगला पारिजात की बात कर लें। पारिजात का प्रकाशन हुआ था 1937 में, ये भी इनका महाकाव्य है और कुल सर्ग कितने हैं, 15। तो इन तीनों के सर्ग आपको याद रह जाएंगे, बताइए याद रह जाएंगे। प्रिय प्रवास में कितने हैं, 17, वैदेही वनवास में कितने हैं, 18, और पारिजात में कितने हैं, 15। तो ये सर्ग याद रखना, सर्ग आपसे पूछ लिए जाते हैं। और ये जो इनकी पारिजात है ये इनकी दार्शनिक रचना है और इसकी समानता कामायनी से की जाती है। इसकी समानता जयशंकर प्रसाद के कामायनी से की जाती है। और इसका जो प्रारंभिक शीर्षक था, यानी जो इसका पहले नाम था, वो स्वर्गीय वीणा था। इसका पहले नाम क्या था, स्वर्गीय वीणा था। जैसे जो है इसका प्रिय प्रवास का जो पहले नाम था, पूर्व नाम था, वो क्या था, ब्रजांगना विलाप। और उसी तरीके से इसका नाम क्या था, स्वर्गीय संगीत। तो ये भी आपको याद रखना है। इनकी जो रचना रस कलश है वो ब्रज भाषा में रचित है और इनका ये जो है रीति ग्रंथ है। तो यहां से आपको ये फैक्ट जरूर याद रखना है कि रस कलश जो है उनका ब्रज भाषा में रचित
काव्य है। हरिऔध जी की जो कृष्ण संबंधित रचनाएं हैं वो कृष्ण शतक है जो कि 1882 में है। उसके बाद प्रद्युम्न विजय है जो इनका नाटक है 1883 में है। उसके बाद रुक्मणी परिणय है जो इनका नाटक है 1914 में है। तो ये रचनाएं इनकी कृष्ण संबंधित हो जाएंगी। और हरिऔध के बारे में विशेष बात यह है कि इनका स्थान भारतेंद्र युग में भी रहा है, द्विवेदी युग में भी रहा है और छायावाद युग में भी रहा है। नंद दुलारे वाजपेयी इनके बारे में कहते हैं कि ये जो है हरिऔध द्विवेदी युग और छायावाद युग की योजक कड़ी है। तो ये भी आपको याद रखना है कि हरिऔध का स्थान भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग और छायावाद तीनों युगों में आता है और नंद दुलारे वाजपेयी ने इनको द्विवेदी युग और छायावाद की योजक कड़ी कहा है, जोड़ने वाली कड़ी कहा है। तो ये थे हरिऔध, समझ में आए। बढ़ते हैं आगे। हरिऔध के बारे में जितना इंपॉर्टेंट था परीक्षा की दृष्टि से वो आपको बता दिया गया। अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तब भी पर्याप्त है आपके लिए। अब हम लोग बात करेंगे श्रीधर पाठक की, जो आज की क्लास के हमारे दूसरे कवि हैं। श्रीधर पाठक, जन्म इनका हुआ था 1859 में, निधन हुआ था 1928 में। यहाँ पे ईस्वी लिख देना, मैं ईस्वी नहीं लिखता हूँ, आप लोग बुरा तो नहीं मान जाते। यहाँ पे आप लोगों को ईस्वी लिख देना है। और इनका जो जन्म स्थान है वो फिरोजाबाद में है। फिरोजाबाद में एक गांव पड़ता है जौंधरी, जौंधरी गांव में इनका जो है जन्म हुआ था। और इनके जो कुछ उपनाम हैं जिनकी हम बात कर लेते हैं, इनके उपनाम थोड़ा ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। इनको आधुनिक खड़ी बोली का प्रथम कवि कहा जाता है। इनको स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक कहा जाता है। जैसे पश्चिम में वर्ड्सवर्थ को स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक कहा जाता है, उसी तरीके से हिंदी में श्रीधर पाठक को स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक कहा जाता है। और इनको प्रकृति का उपासक कवि भी कहा जाता है। नौकरी के चक्कर में इन्होंने कश्मीर वगैरह के खूब चक्कर लगाए, वहां इन्होंने प्रकृति को बहुत नजदीक से देखा, तो इनको जो है प्रकृति का उपासक कवि भी कहा जाता है। और गांव की कविता को कविता का विषय बनाने वाले हिंदी के प्रथम कवि हैं। और जो अभी हम लोगों ने बात की थी हिंदी साहित्य सम्मेलन की, इससे पीछे उसके ये 5वें अधिवेशन के सभापति रहे थे। पहले अधिवेशन के सभापति मदन मोहन मालवीय, ये 5वें अधिवेशन के सभापति रहे थे। उसके बाद हम लोग और बात करेंगे इनकी जो रचनाएं। सबसे पहले बात कर लेंगे इनकी अनुदित रचनाओं की, क्योंकि इनकी अनुदित रचनाएं भी खासी प्रसिद्ध हैं, तो उनके बारे में बात कर लेते हैं। इन्होंने एक रचना का अनुवाद किया था जो हर्मिट की रचना थी। हर्मिट रचना थी, गोल्ड स्मिथ की रचना थी। कौन सी रचना थी? एकांतवासी योगी, जिसका प्रकाशन 1886 में हुआ। और इसका जो इन्होंने अनुवाद किया था वो खड़ी बोली में किया था। और शैली कौन सी थी? लावनी शैली में किया था। और इस रचना में प्रकृति का आलंबन रूप में चित्रण किया गया है। तो याद रहेगा, गोल्ड स्मिथ की रचना है हर्मिट, जिसका इन्होंने एकांतवासी योगी के नाम से खड़ी बोली में जो है इसका अनुवाद किया। समय क्या था? 1886। गोल्ड स्मिथ की ही रचना है डेस्ट्रेट विलेज, इसका भी इन्होंने ब्रज भाषा में अनुवाद किया था रोला छंद में और उजड़ ग्राम नाम से। समय क्या है? 1979। श्रांत पथिक 1902 में प्रकाशन इसका हुआ। और ये जो है गोल्ड स्मिथ की रचना है द ट्रेवलर, इसका भी इन्होंने खड़ी बोली में हिंदी अनुवाद किया था। तो ये तीनों इनके अनुवाद याद रहेंगे। और कालिदास के ऋतु संहार का भी ब्रज भाषा में इनके द्वारा सवैया छंद में अनुवाद किया गया। तो ये इनके 4 अनुवादित रचनाएं हैं, एकांतवासी योगी, हर्मिट का, उजड़ ग्राम, डेस्ट्रेट विलेज का, श्रांत पथिक, द ट्रेवलर का और कालिदास के ऋतु संहार का ब्रज भाषा में इन्होंने अनुवाद किया। तो ये याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अब जो है इनकी जो मौलिक रूप से रचनाएं हैं उनको देख लेते हैं। जैसे मनोविनोद इनका 1882 में है, वनाष्टक है, जगत सच्चाई सार है 1887 में, गुणमंत हेमंत इनकी जो है पहली कविता है 1900 में, कश्मीर सुषमा है 1904 में, आराध्य शोकांजलि है 1906 में। और ये हिंदी का प्रथम शोक गीत माना जाता है और इसको इन्होंने अपने पिता के निधन पे लिखा था, पिता के निधन पर। ये भी आप लोग याद रखें। और हिंदी का जो दूसरा शोक गीत है वो
सरोज स्मृति को माना जाता है, जो महाप्राण निराला ने अपनी बेटी की देह गुजर जाने के बाद लिखा था। तो ये दोनों चीजें याद रखें। आराध्य शोकांजलि 1906 हिंदी का प्रथम शोक गीत, रचने वाले हैं श्रीधर पाठक, और पिता के निधन के उपरांत ये शोक गीत रचा गया था। जॉर्ज वंदना 1912 में है, जो कि इनकी राजभक्ति परक रचना है। भक्त विवाह 1913 में है। गोखले प्रशस्ति 1915 में है। लाइट चली गई है, क्या कर सकते हैं इसके लिए। दोस्तों लाइट चली गई है, लेकिन मैं जो है उसको क्लास में बाधक नहीं बनने दूंगा। हम लोग क्लास को अपनी पूरी कर लेंगे बिना कैमरा ही, और ज़्यादा से ज़्यादा मैं नहीं दिखूंगा, और मैं ना भी दिखूंगा तो आपका कोई नुकसान होने वाला है नहीं। हालांकि हम लोग पढ़ रहे थे जॉर्ज वंदना, इनका 1912 में है। भक्त विवाह 1913 में है। गोखले प्रशस्ति 1915 में है। देहरादून 1915 में है। गोपिका गीत 1916 में है। तिलस्मी सुंदरी 1916 में है। स्वर्गीय वीणा इनकी बेहद इंपॉर्टेंट रचना 1916 में है। भारत गीत 1928 में है। फिर इनकी एक और मौलिक रचना है सांध्यटन। जैसा हमने अभी देखा कि जो इनकी गुणवंत हेमंत है वो खड़ी बोली में रचित इनकी प्रथम कविता है, तो ये भी आप लोग याद रखें। नगेंद्र ने जो है इनको खड़ी बोली का प्रथम समर्थ कवि कहा है। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, आपको याद रखना चाहिए। नगेंद्र ने इनको खड़ी बोली का प्रथम समर्थ कवि कहा है। जगत सच्चाई सार, जिसका प्रकाशन 1887 में हुआ, 51 पदों की ये एक इनकी लंबी कविता है, और इसकी बेहद प्रमुख पंक्तियां आपसे पूछी जाती रहती हैं। जगत है सच्चा तनिक न कच्चा, समझो बच्चा इसका भेद। तो आप लोग याद रखना, ये पंक्तियां श्रीधर पाठक की हैं, और श्रीधर पाठक की रचना जगत सच्चाई सार से ली गई है। इनकी एक और पंक्ति आपसे खूब पूछी जाती है परीक्षाओं में कि निज भाषा बोलो लिखो, पढ़ो गुनो सब लोग, करो सकल विषयन विषय, निज भाषा उपजोग। तो ये थी आज की क्लास। आज तो ये भी उम्मीद नहीं कर सकते कि आपको पसंद आई होगी, क्योंकि क्लास लास्ट में जरूर बिगड़ गई, लेकिन कोई बात नहीं, जो आपको मुझे बताना था वो मैंने आपको बता दिया। चलिए ठीक है, फिर समाप्त करते हैं क्लास। आप लोग अपना